गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साइंसदारी की 12वीं क्लास है और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे आप क्या क्या है आपके पास। तो देखेंगे नंबर 1, अजय और बलदेव एक फर्म में साइंसदार के रूप में बराबर के साइंसदार हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, साइंसदारों का अनुपात जो है वो कैसा है, बराबर है। ठीक है, फिर देखेंगे आगे। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। चिट्ठी में देखेंगे हम सबसे पहले दायित्व पक्ष में। दायित्व पक्ष में क्या दिया है, बैंक अधिविकर्ष, देवी पत्र, लेनदार, पूंजी दोनों की, अजय और बलदेव की। संपत्तियों में देखेंगे रोकड़, देनदार, स्टॉक, उपस्कर। उपस्कर मतलब क्या होता है आपका, फर्नीचर है। अब यहाँ पर उन्होंने चेतन को 1/4 भाग के लिए नया साइंसदार बनाया। वह 8,000 रुपये पूंजी की एवं 6,000 रुपये ख्याति के लिए नगद लाया। उपस्कर का मूल्य 16,000 रुपये और फर्नीचर का मूल्य 8,000 रुपये आंका गया। लेनदारों पर 10% कटौती हेतु संचय किया गया। पुनर्मूल्यांकन खाता और साइंसदारों की पूंजी खाते बनाइए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे और पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मेट प्रारूप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता, यहाँ पर विवरण, राशि, विवरण और राशि। यहाँ लिखेंगे हम। अब पुनर्मूल्यांकन खाते में हम संपत्तियों और दायित्वों में जो वृद्धि कमी हुई उसका समायोजन करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उपस्कर फर्नीचर का मूल्य 16,000। चिट्ठे में देखो फर्नीचर कितने का ये लिखा है, कितने का है, 10,000 और नीचे कितना बोल रहे हैं, 16,000। तो नीचे जो मूल्य है वो नया मूल्य होता है। तो अब नया मूल्य कितना हो गया, 16,000। पहले कितना था, 10। तो संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है। तो जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो वो क्या है, लाभ। तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता है वो नाम मात्र का खाता है या आय व्यय खाते के बराबर होता है। मतलब आय व्यय खाता कहलाता है या नाम मात्र का। नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, लाभ है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। फर्नीचर के मूल्य में वृद्धि हो गई कितने की, 6,000, तो क्रेडिट में आएगा। हमने आपको प्रविष्टि भी लिखाई है, इसकी प्रविष्टि क्या होगा, संपत्ति खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन से। ठीक है, मतलब पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में संपत्ति मतलब फर्नीचर। अब देखेंगे स्टॉक का मूल्य 8,000। चिट्ठी में देखेंगे स्टॉक कितने का है, 10,000। पहले कीमत 10,000 थी, अब कितनी हो गई, 8,000, कम हो गया, मतलब हानि है। तो हम डेबिट में लिखेंगे इसको। स्टॉक की कीमत कितनी कम हो गई, 2,000 रुपये कम हो गई, मतलब स्टॉक से हमें 2,000 की हानि हो गई, डेबिट में लिख देंगे। संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो क्रेडिट में और घटता है तो डेबिट में। ठीक है, फिर लेनदारों पर 10% कटौती हेतु संचय किया गया। मतलब लेनदार दायित्व है, दायित्वों में 10% की कमी करना है तो उस दायित्वों में कमी लाभ होता है, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, लेनदार। हम देखेंगे यहां पर लेनदार कितने के हैं, 8,000 का 10% कितना होगा, 800। यहां का टोटल करेंगे हम। अब और कोई भी समायोजन नहीं है, यहां पर देखेंगे कोई भी समायोजन क्वेश्चन में नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट का कितना है, 6,800। यहां पर नंबर 1 वर्किंग नोट में 6,800 में से हम माइनस कर देंगे डेबिट का कितना, 2,000 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 4,800। ये लाभ हो गया। पुनर्मूल्यांकन से लाभ हमें कितना हो गया, 4,800। हम चेक कर लेते हैं कितना है, देखो हाँ 24 मतलब 4,800। कैसे साझेदार हैं, बराबर के।
तो यहाँ पर हम जो लाभ है 4800 उसको दोनों साझेदारों में बराबर बराबर बांट देंगे, मतलब 1:1। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। बटे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 24, गुणा कर देंगे तो पहले का भी 2400, दूसरे का भी कितना आएगा 2400। लाभ है, हम डेबिट साइड लिखेंगे लाभ डैश करके। इनके नाम क्या है अजय और बलदेव, तो अजय और बलदेव। अजय के कितने हैं 2400, बलदेव के कितने हैं 2400। बलदेव है यहाँ पर बलदेव, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 4800। यहाँ का सबका टोटल कितना होगा 6800। तो ये आपका पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। अब हमें क्या बनाना है साझेदारों के पूंजी खाते। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा था, पूंजी खाते ही बनाना है। तो कुछ नहीं लिखा होता तो हम कौन से पूंजी खाते बनाते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाते। यहाँ पर पूंजी खाते बनाएंगे। ये विवरण का कॉलम है, अजय का कॉलम, बलदेव का कॉलम और तीसरे पार्टनर शायद उसका नाम चेतन है, ठीक है। ये विवरण का कॉलम है, अजय, बलदेव और तीसरे पार्टनर का कॉलम है। यहाँ लिखेंगे पूंजी खाते, विवरण, अजय, बलदेव, तीसरे पार्टनर का नाम क्या है चेतन, चेतन। ये विवरण का कॉलम, अजय, बलदेव और चेतन। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष, पुराने साझेदारों की पूंजी शेष लिख देंगे। देखेंगे इनकी पूंजी कितनी है अजय और बलदेव की 20,000 और 10,000। तो यहाँ लिखेंगे 20,000 और 10,000। भाई साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में और जो कुछ लेना वो डेबिट में। तो सबसे पहले क्रेडिट में हम लिखेंगे साझेदारों की पूंजी का शेष, ठीक है। तो जो कुछ देना वो सब क्रेडिट में और जो कुछ लेना वो सब डेबिट में। अब दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, नए साझेदार की पूंजी। तो इसको किस नाम से लिखते हैं, रोकड़। नया साझेदार पूंजी के रूप में कितना पैसा दे रहा है वो लिखेंगे। तो कितना दे रहा है, देखो चेतन वह पूंजी के 8,000 रुपए देता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8,000। ये हो गया। अब नया साझेदार जो है वो ख्याति की कितने लेके आ रहा है 6,000 रुपए नगद लाता है। तो ख्याति की राशि हम पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांट देते हैं। तो सवाल में कुछ नहीं कहा है कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से कितना हिस्सा ले रहा है या पुराने साझेदार नए साझेदार को कितना कितना दे रहा है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे। ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात उनका है। तो यहां पर हम ख्याति को बांट देंगे किस अनुपात में, त्याग अनुपात में। ख्याति कितनी है 6,000, इसको त्याग अनुपात कितना आएगा 1:1 जो उनका पुराना था, बटे 2, 2 3 6। तो 3,000 अजय के, 3,000 बलदेव के। ख्याति का पैसा इनको देना है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। इसको लिखेंगे ख्याति के लिए प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम। अजय को कितना देना है 3,000, बलदेव को कितना देना है 3,000, यहाँ डैश। फिर पुनर्मूल्यांकन का लाभ देना है तो वो भी क्रेडिट में आएगा, पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन आता कितना लाभ देना है, इसको देना है 2400,
और इसको भी कितना देना है 2400। सवाल में देखेंगे कोई संचय वगैरह तो नहीं है, तो यहां पर चिट्ठी में कोई भी संचय लाभ नहीं दिया, बस इतना ही होगा। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, क्रेडिट का हम सबसे पहले टोटल करेंगे। इसका टोटल कितना आएगा 25,400। इसका कितना आएगा 15,400 और यहां का 8,000। डेबिट में लिखेंगे हम, शेष नीचे ले गए, शेष नीचे ले गए। क्रेडिट के टोटल में से कुछ भी नहीं है घटाने, डेबिट में कुछ भी नहीं है घटाने के लिए, तो क्रेडिट का जो टोटल है वही शेष कहलाएगा। तो इसका कितना आएगा 25,400, टोटल भी 25,400, यहां पर 15,400 बलदेव का शेष, इसका भी टोटल कितना आ जाएगा 15,400। ये कितना है टोटल 8,000, यहां पर भी कितना आएगा 8,000। तो ये आपके बन गए पूंजी खाते। यदि सवाल में आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके पूछें, है ना। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां। आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित था। चिट्ठी में देखेंगे लेनदार दिए हैं, रिजर्व फंड है, पूंजी खाता आ और बा का, संपत्ति है, प्लांट है, फर्नीचर है, देनदार डूबत ऋण संचय दिया है, रोकड़ दिए हुए। अब समायोजन में 1 अप्रैल 2018 को सा को साझेदारी में इस शर्त पर शामिल किया गया कि वह 3,000 रुपये ख्याति की लाएगा जो व्यापार में रखी जाएगी, वह 10,500 रुपये पूंजी के रूप में लाएगा और वह 1,000 रुपये डूबत ऋण संचय के रूप में छोड़ने के लिए राजी हो गए। प्लांट पर 5%, भवन पर 1.5% से हिरास लगाने के लिए राजी हुए हैं। हमें पूंजी खाता बनाना है, साझेदार पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाता और चिट्ठा भी बनाना है नई फर्म का। अब एक स्टेप और हम बढ़ गए हैं आगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाता, यहां बनाएंगे। यहाँ पर विवरण, राशि, विवरण, राशि। सबसे पहले हम देखेंगे समायोजन में, तो ने क्या बोला है, और बा 1,000 रुपये डूबत ऋण के संचय के रूप में छोड़ने के लिए राजी होगा। तो देखो पहले से डूबत ऋण संचय कितना था 650, उन्होंने कहा है 1,000 रुपये करना है, मतलब 650 दिया है, कितना और बना दे हम कि 1,000 हो जाए, तो 650 माइनस कर देंगे 1,000 में से, कितना और बनाना पड़ेगा हमें 350। तो 350 रुपये हमें और डूबत ऋण बनाना है, ठीक है। तो डूबत ऋण हानि होती है, हम डेबिट में लिखेंगे, यहां पर डूबत ऋण संचय, डूबत ऋण संचय कितना है 350। फिर इन्हें कहा है प्लांट पर 5% और भवन पर 1.5% ह्रास लगाना है, मतलब कीमत घट रही इनकी, तो डेबिट में लिखेंगे। प्लांट का मूल्य भी कम हो रहा है, तो यहाँ डेबिट में प्लांट और भवन, भवन का मूल्य भी कम हो रहा है। देखेंगे हम प्लांट कितने का है, प्लांट दिया है 8,000, 8,000 का 5% कितना आएगा 400, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 400। प्लांट का मूल्य कितना कम हो रहा है 400। भवन का मूल्य कितना है 1.5% ह्रास लगाना है, भवन का मूल्य कितना दिया 24,000, 24,000 का 1.5% कितना आएगा 210, कितना आ जाएगा 210।
10। अभी आपको निकालना है परसेंटेज, ठीक है। आप निकालेंगे कि भाई आप कैसे निकालेंगे, जैसे भवन लिखा है तो भवन पर आप क्या करेंगे, कितना दिया है भवन, 14,000। 14,000 का हमें 1.5% निकालना है, मतलब 1.5/100। 2 जीरो कैंसिल, थोड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। तो यहाँ पर अब और देखना है आगे। अब किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी वृद्धि नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे, सीधा सीधा हमें पुनर्मूल्यांकन से क्या हो रहा है, हानि। कितने की हानि है, 5 2 7 2 9, तो 960 की हानि हो गई, घटाने को कुछ नहीं है। तो हमें यहाँ पर लेंगे हानि 960। पुनर्मूल्यांकन की लाभ हानि हम पुराने साझेदारों में उनकी लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं, पुराने लाभ हानि अनुपात में। तो इनका पुराना लाभ हानि अनुपात देखेंगे, और बाका तो कितना लिखा था, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, पहली लाइन में कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले ही नियम हम कैसे बांटेंगे, लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटी जाती है, मतलब समान अनुपात में। तो यहाँ पर हम बराबर बराबर लेंगे, 1:1/2, 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, मतलब पहले का 480 और दूसरे का 480। यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में हानि, ड्रेस कर देंगे आ और बा। आ को कितना है 480, बा को भी कितना आएगा 480, टोटल 960। यहाँ का भी हम टोटल कर देंगे 960। चलिए, तो ये हो गया आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हम बनाएंगे पूंजी खाता। ये विवरण का कॉलम है, आ वा और सा, 3 साझेदार। ये विवरण का कॉलम, यहाँ पर आ वा और सा, 3 साझेदार है ना। आ वा और सा, विवरण विवरण आ वा सा, ये पूंजी खाते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में और लेना तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे पुराने साझेदारों की पूंजी का शेष। तो क्या लिखेंगे, शेष, नीचे लाए, देखेंगे उनकी पूंजी और बाकी 32,000 और 14,000। तो यहाँ लिखेंगे बाकी 32,000, बाकी 14,000, ये लिखा। यहाँ सा में डैश करेंगे, फिर लिखेंगे रोकड़। नया साझेदार पूंजी के रूप में कितना पैसा दे रहा है, तो देखो ये लिखा है 10,500 रुपए। कितने पैसे दे रहा है, 10,500, और ख्याति के 3,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोकड़ खाता, सा के कॉलम में 10,500, और यहाँ पर लिखेंगे ख्याति के लिए प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता, ठीक है। ख्याति के 3,000 रुपए दे रहा, बराबर के साझेदार हैं तो इनको बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि सवाल में फिर कुछ नहीं लिखा है कि लाभ में जो उसका भाग है नए साझेदार को कौन कितना दे रहा है, तो मतलब पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या देखना है कि भाई आपके, हमें साझेदारों से पुनर्मूल्यांकन की हानि लेना, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर लेना है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता कितना लेना है, 480, आ से 480 और बा से भी 480। अब हमें चिट्ठी में देखना है, कोई चिट्ठी में संचय वगैरह तो नहीं है। तो देखो संपत्ति साइड कुछ नहीं दिया, रिजर्व में दिया है,
रिजर्व फंड है ना, दायित्व में दिया है रिजर्व फंड कितना है 3300 रुपए। तो ये रिजर्व फंड जो होता है या संचय है, रिजर्व फंड है, लाभ हानि है, वो हम पुराने साझेदारों को बांटेंगे। नए साझेदार का इसमें कोई हिस्सा नहीं रहता क्योंकि पिछले लाभों का हिस्सा होता है। तो हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो यहां लिखेंगे रिजर्व फंड, रिजर्व फंड 3300 को बराबर बराबर बांट देंगे। तो 1650 इसको मिलेंगे, 1650 इसको मिलेंगे। ठीक है, इसका कोई हिस्सा नहीं। ख्याति का पैसा हम दे चुके हैं, पूंजी का भी हो गया, रिजर्व फंड भी हो गया, हानि भी हो चुकी। अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हमें क्या करना है, टोटल करके शेष निकालना है। तो इनका टोटल कितना आएगा 33, 34, 35,150, 35,150। इसका टोटल 15, 16, 17,150, 17,150। ठीक है, यहां पर कितना 10,500। यहां डेबिट में लिखेंगे, शेष नीचे ले गए। तो कितना आएगा 35,150 में से 35,150 में से डेबिट की हानि माइनस करेंगे हम 480। ठीक है, तो बचेगा आपका कितना 34,670। कितना आ जाएगा 34,670। तो यहां लिखेंगे शेष नीचे ले गए 34,670, टोटल 35,150। 17,150 में से 480 माइनस करेंगे, 17,150 में से माइनस कर देंगे हानि के 480 डेबिट वाले, तो बचेगा 16,670। यहाँ लिख देंगे शेष नीचे ले गए 16,670। ठीक है, इनका टोटल कितना आ जाएगा 17,150। और सा का जो है 10,500 में से कुछ भी नहीं घटाना, तो पूरा शेष कितना आएगा 10,500। यहाँ का टोटल भी 10,500। तो ये पूंजी खाते भी आपके तैयार हो गए हैं। लेकिन सवाल में हमें चिट्ठा बनाने के लिए भी कहा है, तो यहां पर हम चिट्ठा बनाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला चिट्ठा इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कैसे तैयार करते हैं पुनर्मूल्यांकन के बाद हम चिट्ठा। यहां पर चिट्ठा, यहां लिखेंगे संपत्ति, राशि, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका दायित्व होता है। ठीक है, एक है आपका दायित्व पक्ष है। तो यहां पर आपका दायित्व पक्ष है। ये दायित्व लेफ्ट हैंड वाला क्या होता है आपका दायित्व, राइट हैंड वाला संपत्ति। ये दायित्व है, ये संपत्ति, राशि, संपत्ति और राशि। अब देखेंगे अपन चिट्ठा कैसे तैयार करेंगे। तो हम उनका चिट्ठा देख के अपना चिट्ठा तैयार करते हैं, लेकिन समायोजन को ध्यान में रखना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहां पर पूंजी। ठीक है, तीनों की पूंजी लिखेंगे, आ की, बा और सा, तीनों की। पूंजी खाते का जो शेष है वही होता है। तो देखेंगे इसका 34,670 पहले का, 34,670 पहले वाले का, दूसरे का 16,670, 16,670। ठीक है, फिर चौथे वाले का 10,500, तीसरे का कितना है 10,500। इनका टोटल करके लिख देंगे यहां पर। तो 0, 7 दूनी 14, 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 18, कितना आ जाएगा 10 और 1 11, 5 और 1 6। अब उनका चिट्ठा देखेंगे अपन क्या क्या है चिट्ठी में। तो लेनदार, लेनदार कितना है अपना 3,900। इसमें कोई समायोजन नहीं थी तो हम सीधा लिख देंगे लेनदार दायित्व पक्ष में 3,900।
3,900। फिर देखेंगे और क्या हिदायत में रिजर्व फंड था, वो बांट दिया हमने पुराने साझेदारों को, अब नहीं बचा है। संपत्ति में देखेंगे भवन है कितना 14,000, लेकिन इसका मूल्य इस पर हिरास कितना था 1.5% निकाला था अपन ने अभी। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर भवन संपत्ति पक्ष में, भवन कितना है 14,000, इसमें से हम माइनस करेंगे हिरास, कितना कम हो गया इसका मूल्य, वो माइनस कर देंगे 210 रुपए, है ना, यहाँ लिखा था अपन ने 210, 1.5%, 210 माइनस करना है तो कितना आएगा 0, 9, 7, 3, 1। अब और देखेंगे उनके चिट्ठे में क्या है, प्लांट 8,000, इसका भी मूल्य कम हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लांट 8,000, और इसमें से कितना मूल्य कम हो गया था इसका 5%, मतलब 400 रुपए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम, प्लांट पर कितना कम हुआ था 400, ये लिखा है, तो यहां पर बचेगा 7,600। प्लांट के बाद देखेंगे और कौन सी संपत्ति है, स्टॉक 9,750, इसमें कुछ नहीं हुआ है, पूरा लिख देंगे, स्टॉक 9,750। स्टॉक के बाद देखेंगे देनदार 19,650, देनदार 19,650। इस पे संचय जो है डूबत ऋण संचय, वो कितना बना था, उन्होंने कहा है 1,000 बनाना है, पहले 650 बना था, अब हमें कितना बनाना है 1,000, तो यहां से हम 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,650। फिर और क्या है यहाँ पर, रोकड़, रोकड़ कितना है 2,450, बस यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, वो ध्यान देंगे, 2,450 रोकड़ है, तो यहाँ पर हम चिट्ठे में लिखेंगे रोकड़ 2,450 प्लस कर देंगे नया साझेदार पैसा लेके आया था, कितना लेके आया था वो हम बता देते हैं आपको। तो देखो कितना लेके आ रहा है, यहाँ देखेंगे 3,000 रुपए तो लाए ख्याति के और 10,500 लाया किसके, पूंजी के, तो टोटल कितना 10 और 3 13,500। तो जो रोकड़ लाया नया साझेदार उसको हम जोड़ देंगे, कितना 13,500, तो कितना आ जाएगा 15,950, रोकड़ 15,950। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है इसमें। और संपत्तियों के मूल्य में जो कमी वृद्धि हुई वो, इनका हम टोटल करेंगे, टोटल बराबर आना चाहिए। यहाँ का टोटल कितना आएगा 0, 4, 8 और 9 17, 4 और 1 5, 65,740। इनका टोटल कितना है 65,740। ठीक है, चिट्ठी का योग कितना आ रहा है 65,740। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आपको होमवर्क भी मैं दे देता हूं, है ना। होमवर्क में क्या करना है आपके लिए, अगला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल का, है ना, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है 36वां क्वेश्चन होमवर्क करना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं होमवर्क 35 हो गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 36 ये आपका होमवर्क है, ठीक है, 36वां क्वेश्चन। बाकी हम कल देंगे क्लास, आज के इतनी ही। बाकी थैंक यू।